कैसे आप सब लोग, आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज से मैं ना आपको एनसीईआरटी जो सब्जेक्ट है वो कवर करवाऊँगी। तो क्लास 6 से लेकर 12th तक की सारी एनसीईआरटी अगर आपको सपोर्ट रहा ना तो मैं आपको सारी कवर करवाऊँगी और सारी एनसीईआरटी के शॉर्ट जो नोट्स होते हैं वो भी मैं लिखवाऊँगी अगर आपका सपोर्ट रहा तो ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिए और मैं आपको बताऊँगी एनसीईआरटी सब्जेक्ट के बारे में पूरा डिटेल से। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी सब्जेक्ट क्लास 6 की ज्योग्राफी का ज्योग्राफी में जो फर्स्ट चैप्टर है सौर मंडल में पृथ्वी, इसी के बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि चैप्टर का नाम है सौर मंडल में पृथ्वी, सौर मंडल, तो अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये सौर मंडल क्या है। तो सबसे पहले हमें इसके बारे में जानना है कि सौर मंडल क्या है। तो जैसे कि हम रात में देखते हैं कि आकाश में कितने तारे टिमटिमाते हैं और कितनी सारे तारे टिमटिमाते हैं, तो हम सोचते हैं कि यार ये तारे कहाँ पर हैं और ये क्या है। तो जो सूर्य है ना वो भी एक प्रकार से तारा ही है। तो सूर्य तारा है और उसके आसपास में जितने भी ग्रह उपग्रह खगोलीय पिंड उल्का पिंड जो भी चक्कर लगाते हैं, जो भी घूर्णन करते हैं, वो पूरा मिलाकर एक सौर परिवार कहलाता है। तो उसी को हम कहते हैं सौर मंडल। तो आइए हम जानते हैं सौर मंडल के बारे में। जैसे कि सौर मंडल क्या है, सूर्य 8 ग्रह, पहले क्या 9 ग्रह थे लेकिन फिर जो है नेपच्यून को हटा दिया था, नेपच्यून नहीं प्लूटो को हटा दिया था क्योंकि वो बौने ग्रह की श्रेणी में आता है। तो उसके बाद 8 ग्रह बच चुके हैं। और उपग्रह जैसे कि हमारा पृथ्वी का जो उपग्रह है मेन वो कौन सा है, चंद्रमा है। उसी प्रकार दूसरे ग्रहों के भी बहुत सारे उपग्रह हैं तथा अन्य खगोलीय पिंडों में जैसे रात में हम जितने भी तारे या उपग्रह जितने भी उल्का पिंड चमकते हुए देखते हैं ना वो सारे खगोलीय पिंडों की श्रेणी में आ जाते हैं। खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड, खगोलीय पिंडों के ही उदाहरण है क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड। तो ये सारे मिलकर किसका निर्माण करते हैं, सौर मंडल का निर्माण करते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, सौर मंडल। और सौर मंडल को हम नॉर्मली क्या कहते हैं, सौर परिवार, जिसमें हमारे सूर्य 8 ग्रह उपग्रह क्षुद्र ग्रह सारे ये आ जाते हैं। इसी को हम सौर परिवार कहते हैं। और इसका जो मुखिया है वो कौन है, सूर्य। इसका जो मुखिया है वो सूर्य है। और सौर मंडल के केंद्र में जो सूर्य है ना वो सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। और सूर्य के ही चारों ओर पृथ्वी और बाकी जो ग्रह जितने भी पृथ्वी के अलावा 7 ग्रह जितने भी बचे हुए ना वो सारे पृथ्वी मतलब सूर्य के केंद्र, सूर्य है जो केंद्र में है, तो सारे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले हैं। और अब हम सूर्य के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं कि जो सूर्य है वो सौर मंडल के केंद्र में है और ये बहुत बड़ा है। सूर्य है जो बहुत बड़ा है। कहते हैं कि अगर हम चाहें तो सूर्य में हमारी कितनी ही अरबों पृथ्वी है जो सूर्य में फिट कर सकते हैं, मतलब इतना बड़ा है सूर्य। और ये अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। ये क्या है, अत्यधिक गर्म गैसों, जैसे हीलियम और हाइड्रोजन से मुख्यतः तो ये 2 गैस है जिससे मिलकर सूर्य बना हुआ है। हीलियम और हाइड्रोजन दोनों से मिलकर सूर्य बना हुआ है। और देखिए तो सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य क्या है, सौर मंडल में जो है एकमात्र प्रकाश और ऊष्मा का सूर्य ही स्रोत है। जैसे हमारे पृथ्वी पर जो प्रकाश और ऊष्मा का स्रोत है वो कौन है, सूर्य ही तो है। अगर सूर्य ना होगा तो हमारी पृथ्वी पर जीवन भी संभव नहीं है। तो सूर्य ही एकमात्र प्रकाश और ऊष्मा का स्रोत है। दूसरा, अगर हम ये जो वाला पॉइंट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप स्पेशली नोट करना कि सूर्य जो है वो पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। जो सूर्य है वो हमारी पृथ्वी से कितना दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। जैसे तो अभी मैं आगे बढ़ता हूँ आपको कि सौर मंडल में कितने ग्रह हैं और उनकी दूरी कितनी है और वो कितनी जितनी भी एनसीईआरटी में दे रखा है वो सब आपको बताऊँगी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि खगोलीय पिंड किसे कहते हैं। तो दोस्तों सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं। आपको जब आसमान में आप रात के समय देखोगे तो
चंद्रमा और अन्य कई प्रकार के जो तारे हैं वो हमें टिमटिमाते दिखाई देते हैं। तो वो क्या है, वो सभी खगोलीय पिंड ही होते हैं। खगोलीय पिंड और एक प्रकार के खगोलीय पिंड अगर हम देखें तो खगोलीय पिंड क्या है कि बहुत बड़े होते हैं, बहुत विशाल गरम गैस वाले होते हैं और उन्हें हम क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। और जो सूर्य है वो भी एक प्रकार से क्या है, खगोलीय पिंड ही है, जो कि अपनी खुद की ऊष्मा होती है, उसके पास अपना खुद का प्रकाश होता है, वो क्या है, एक प्रकार से तारा है। और अगर हम रात में खगोलीय पिंड में अगर हम देखें तो जैसे नक्षत्र मंडल, तो नक्षत्र मंडल किसको कहते हैं, रात में अगर हम आसमान में देखते हैं तो हमें तारों के द्वारा बनाई गई विविध प्रकार की आकृतियाँ दिखाई देती हैं। तो वो जो आकृतियाँ होती हैं उसी को हम कहते हैं नक्षत्र मंडल। और नक्षत्र मंडल, जैसे एक नक्षत्र मंडल का नाम है अर्सा मेजर, और इसको ही हम क्या कहते हैं, बिग बियर, अर्सा मेजर या बिग बियर। और अगर हम आसमान में देखें तो हमें आसानी से दिखने वाला जो नक्षत्र मंडल होता है ना, वो कौन सा है, सप्त ऋषि। सप्त यानी क्या होता है, 7, और ऋषि यानी संत। तो सप्त ऋषि 7 तारों का समूह, जो कि किसका, अर्सा मेजर का ही एक भाग है, सप्त ऋषि 7 तारों का समूह। अब हम देखते हैं कि दोस्तों ये ग्रह क्या होते हैं। जो ग्रह है ना, जो हमारी पृथ्वी है यानी अर्थ है, हम जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वो भी एक प्रकार का ग्रह ही है। तो ग्रह क्या होते हैं हम जानते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती। कुछ खगोलीय पिंडों में क्या है, अपना खुद का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती। जैसे कि सूर्य में क्या है, अपना खुद का प्रकाश होता है, अपनी खुद की ऊष्मा होती है। लेकिन ग्रहों में क्या है, अपना खुद का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जो जैसे सूर्य क्या है, तारा है, तो जो ग्रह होते हैं वो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, ग्रह। जो ग्रह है ना, वो अंग्रेजी का जो शब्द है प्लानिट, PLANET, प्लानिट शब्द से बना है, जो कि ग्रीक भाषा प्लेनेटाई, जो प्लानिट शब्द है ना अंग्रेजी का, वो ग्रीक भाषा प्लानेटाई से बना है, जिसका अगर हम अर्थ देखें तो क्या है, परिभ्रमक यानी चारों ओर घूमने वाला। परिभ्रमक चारों ओर घूमने वाला, यानी जो ग्रह होते हैं ना वो भी किसी मतलब जो केंद्र में होता है उसके चारों ओर घूमते हैं। जैसे हमारा सौर मंडल है, तो हमारे सौर मंडल में हमारा जो सूर्य है वो केंद्र में है, तो उसी केंद्र में होने के कारण उसका क्या है, गुरुत्वाकर्षण होता है, वो ग्रहों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसके कारण जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करते हैं, घूर्णन करते हैं। तो उसी प्रकार हमारी जो पृथ्वी है वो भी एक ग्रह है और वो सूर्य के चारों ओर घूर्णन करती है। दोस्तों, आप जब दिन रात में देखते हैं कि जैसे सूर्य के जो तारे हैं वो टिमटिमाते दिखते हैं और सुबह होते ही वो गायब हो जाते हैं। तो जब हम बचपन में थे तो हम सोचते थे कि यार ये रात में जो तारे हैं वो हमें टिमटिमाते दिखाई देते हैं, और जब हम सुबह उठते हैं तो वो गायब हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, ये कैसा जादू है? तो वो कोई जादू नहीं है, वो जो तारे होते हैं वो एक ही जगह पे होते हैं, लेकिन वो हमें किस कारण नहीं दिखाई देते, उसका एक रीज़न है। रीज़न ये है कि जैसे सूर्य है ना, वो हमारी पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, यानी मतलब दूसरे तारों की अपेक्षा सूर्य है जो हमारी पृथ्वी के पास में ही है। तो जिसके कारण जो सूर्य का जो प्रकाश और ऊष्मा है वो हमारी पृथ्वी पर आता है। तो जैसे रात के समय क्या है, सूर्य अस्त हो जाता है, सूर्य गायब हो जाता है, जिसके कारण जो तारे हैं वो टिमटिमाते हैं। लेकिन सुबह क्या होता है, जैसे सूर्य है वो वापस मतलब उदय हो जाता है सूर्य का, जिसके कारण उसका प्रकाश और ऊष्मा हमारी पृथ्वी पर परावर्तित होते हैं। तो वो जो तारे होते हैं वो हमें दिखाई नहीं देते, बल्कि वो उसी जगह पे होते हैं। तो इसी कारण हमें जो तारे हैं वो दिन में दिखाई नहीं देते, बल्कि रात में टिमटिमाते दिखाई देते हैं। तो समझ गए आप? अब हम आगे देखते हैं कि उपग्रह क्या होता है। उपग्रह कि जैसे हमारा पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, तो हमारा पृथ्वी का जो उपग्रह है वो है चंद्रमा। तो उपग्रह होते क्या है वो हम देखते हैं कि एक खगोलीय पिंड है। उपग्रह भी क्या है, एक खगोलीय पिंड ही है जो ग्रह के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। मतलब बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है कि उपग्रह क्या है। उपग्रह वही है जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार जो उपग्रह है ना वो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे मैं बताती हूँ आपको, जैसे पृथ्वी है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर कौन लगा रहा है, चंद्रमा। तो चंद्रमा क्या हो गया, उपग्रह हो गया पृथ्वी का। उसी प्रकार मंगल के भी 2 उपग्रह हैं, बृहस्पति और शनि के भी उपग्रह हैं, और शुक्र और बृहस्पति शुक्र के ग्रह नहीं है।
मैं आपको आगे बताऊंगी किस किस के कितने उपग्रह हैं, वो सभी डिटेल में बताऊंगी। तो यही था। अब हम पढ़ने वाले हैं ग्रहों के बारे में कि हमारे सौरमंडल में कितने प्रकार के ग्रह हैं और वो किस प्रकार घूर्णन कर रहे हैं। तो चलो हम पढ़ते हैं। जैसे कि हमारे सौरमंडल में मैंने आपको पहले बताया था कि कितने ग्रह, 8 ग्रह थे, 8 ग्रह हैं। पहले 9 ग्रह थे, जिसमें एक ग्रह था प्लेटो, जो कि अब ग्रहों की श्रेणी में नहीं आता है, वो अब पौने ग्रहों की श्रेणी में आता है, क्योंकि वो जो है उसकी दूरी भी ज़्यादा है। वो अपनी कक्षा में चक्कर नहीं लगा के उसके पास में जो ग्रह है ना नेपच्यून, उसकी कक्षा में आके चक्कर लगाने लग जाता है। तो ये तो गलत बात है कि अपने रूम में रहना चाहिए, ना कि दूसरों के रूम में जाके घुस जाना चाहिए। तो इस कारण उसको ग्रहों की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया। तो अब हमारे सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह रह गए। अब हम पढ़ते हैं कि सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम देखें तो सबसे पहले आता है बुध, उसके बाद आता है शुक्र, उसके बाद आती है पृथ्वी, हमारी पृथ्वी, उसके बाद चौथे नंबर पर आता है मंगल, 5वें नंबर पर आता है बृहस्पति, और 6वें नंबर पर आता है शनि, और 7वें नंबर पर आता है यूरेनस, और 8वें नंबर पर लास्ट में आता है नेपच्यून। यूरेनस को हम अरुण और वरुण कह सकते हैं, नेपच्यून को। अब हम देखते हैं कि जैसे ये हमारा सूर्य है, जो कि सौरमंडल के केंद्र में स्थित है ना। तो इसके बाद अगर हम देखें तो हमारा जो बुध ग्रह है फर्स्ट नंबर पर, अगर हम सूर्य में क्रम के आधार पर अगर हम देखें तो बुध ग्रह है, वो चक्कर लगा रहा है सूर्य के। उसके बाद कौन चक्कर लगा रहा है? शुक्र ग्रह चक्कर लगा रहा है बुध के बाद। उसके बाद लगा रही है हमारी पृथ्वी तीसरे नंबर पर। हमारी पृथ्वी जो है वो तीसरे नंबर पर आती है। तो हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य की दूरी के क्रम के हिसाब से कौन से नंबर पर है? तीसरे नंबर पर है। तो शुक्र के बाद हमारी आती है पृथ्वी तीसरे नंबर पर। उसके बाद आता है अपना मंगल ग्रह, जो कि पृथ्वी के बाद आता है चौथे नंबर पर। उसके बाद मंगल ग्रह के बाद आता है बृहस्पति, जुपिटर, जिसको क्या कहते हैं जुपिटर आता है 5वें नंबर पर। आपको पता है दोस्तों, मंगल और बृहस्पति के बीच में जो छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े हैं, जिनको क्या कहते हैं हम? क्षुद्र ग्रह कहते हैं, जो भी क्या है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसकी अगर हम सिंपल डेफिनेशन देखें क्षुद्र ग्रह की, तो तारे और ग्रह उपग्रहों के अतिरिक्त जो छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े होते हैं, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उनको हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और ये जो पट्टी है वो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाई जाती है। उसके बाद बृहस्पति के बाद अपना आता है शनि ग्रह, जो कि आता है 6वें नंबर पर। उसके बाद 7वें नंबर पर आता है यूरेनस, और 8वें नंबर पर आता है हमारा नेपच्यून। लास्ट जो सबसे दूर जो ग्रह है वो है नेपच्यून, जिसको हम वरुण कहते हैं, और यूरेनस को अरुण कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इनका जो अपने सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर जो परिक्रमण करते हैं, उनका टाइम क्या है? तो हम जो बुध है ना, वो बुध कुल मिला के 88 यानी 88 दिन में सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है। दूसरे नंबर पर आता है शुक्र जो है वो 255 दिनों में पूरा एक चक्कर लगाता है सूर्य का। फिर तीसरे नंबर पर आती है अपनी पृथ्वी, जो कि 365 दिन यानी 1 ईयर में वो सूर्य का पूरा चक्कर लगा लेती है। उसके बाद आता है मंगल ग्रह, जो कि 687 यानी लगभग डबल, पृथ्वी से लगभग डबल जो है दिनों में पृथ्वी मतलब सूर्य का चक्कर लगा लेता है। उसके बाद आता है बृहस्पति, जो कि 11 साल और 11 महीने यानी लगभग 12 सालों में वो जो बृहस्पति है वो सूर्य का पूरा एक चक्कर लगा लेता है। उसके बाद आता है शनि ग्रह। जो शनि ग्रह है ना, शनि ग्रह 29 साल और 5 महीनों में सूर्य का एक पूरा चक्कर लगा लेता है। उसके बाद आता है यूरेनस, जो कि 84 सालों में एक पूरा चक्कर लगाता है सूर्य का। उसके बाद आता है नेपच्यून, जो कि 164 सालों में सूर्य का एक पूरा चक्कर लगा लेता है। दोस्तों अब इनके उपग्रहों की संख्या देखते हैं। तो जो बुध ग्रह है उसके एक भी उपग्रह नहीं है। दूसरे नंबर पर शुक्र ग्रह, इसके भी एक भी उपग्रह नहीं है। तीसरे नंबर पर आती है अपनी पृथ्वी, जिसके एक उपग्रह हैं, जो कि है चंद्रमा। और चौथे नंबर पर आता है मंगल ग्रह, जिसके 2 उपग्रह हैं, एक तो डीमोस और एक है फिबोस। और फिर 5वें नंबर पर आता है बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं? 53 उपग्रह हैं बृहस्पति के। उसके बाद आता है
शनि के हैं 53 यानी 53 ग्रह उपग्रह हैं। उसके बाद यूरेनस के हैं 27 उपग्रह। उसके बाद आता है नेपच्यून के हैं 13 यानी 13 उपग्रह हैं टोटल नेपच्यून के। तो इस प्रकार हमने ग्रहों का जो परिक्रमण काल है वो देखा और इनके कितने उपग्रह हैं वो भी देख लिया। और जो ग्रह हैं वो सूर्य की चारों ओर वृत्ताकार पथ पर अपनी कक्षा में यानी ऑर्बिट में लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये था अपना सौर मंडल। और आपको बताया कि जो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इन चारों ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहा जाता है क्योंकि ये चट्टानों से बने हुए हैं और ये सूर्य के बहुत पास में स्थित है। और बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून, इन 4 ग्रहों को बाह्य ग्रह कहा जाता है क्योंकि ये जो है सूर्य से बहुत दूर स्थित है और ये है जो गैसों से बने हुए हैं, इसलिए इनको बाह्य ग्रह कहा जाता है और ये बहुत विशाल ग्रह हैं। इसके बाद हम देखते हैं इन सारे ग्रहों को याद करने की एक ट्रिक है, मैं आपको बताती हूँ। माई वेरी सुफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नोट्स, यानी माई का में हो जाएगा बुध को इंग्लिश में कहते हैं मर्क्यूरी, तो माई में पे हो जाएगा मर्क्यूरी, वी पे हो जाएगा वेनस जिसको शुक्र कहते हैं, तीसरे नंबर पर आती है अपनी पृथ्वी जिसको अर्थ कहते हैं, तो इफिशियंट का ई हो जाएगा, फिर मदर का हो जाएगा मार्स जिसको कहते हैं मंगल ग्रह, फिर जे पे जस्ट यानी जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह, उसके बाद सर्व यानी एस का क्या हो जाएगा शनि, सैटर्न जिसको इंग्लिश में कहते हैं SATURN सैटर्न, उसके बाद अस का हो जाएगा यू मतलब यूरेनस और एन मतलब नेपच्यून यानी अरुण और वरुण। तो ये एक ट्रिक है इंग्लिश की जो कि NCERT बुक में भी दे रखी है। ये माई वेरी इफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नोट्स। तो इस ट्रिक को याद करके हम सूर्य पर मतलब सूर्य की दूरी की क्रम के अनुसार हम ग्रहों को याद कर सकते हैं। तो ये था अपना सौर परिवार जो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से जाना। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम अगले थे अपनी पृथ्वी के बारे में हम पढ़ते हैं। पृथ्वी यानी जिस पर हम रहते हैं वो क्या है, एक ग्रह। पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है। तो ये अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। जो पृथ्वी है ना वो संपूर्ण जितना भी प्रकाश और जितनी भी ऊष्मा है वो किससे प्राप्त करती है, सूर्य से। सूर्य जो कि एक तारा है जो कि अपनी पृथ्वी से सबसे नजदीक का तारा है। तारे बहुत सारे हैं लेकिन सूर्य एकमात्र ऐसा तारा है जो अपनी पृथ्वी के सबसे नजदीक है। मैंने आपको पहले बताया था कितना नजदीक है, 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है अपना सूर्य। और उसी से हमें जितनी भी संपूर्ण ऊष्मा और प्रकाश है वो सूर्य से प्राप्त होती है। अगर सूर्य ना होना तो इस पृथ्वी पर जीवन संभव है ही नहीं। यानी अगर सूर्य ना होगा तो ना तो दिन रात बनेंगे और ना ही ऋतुएं बनेगी और ना ही इस पृथ्वी पर जीवन संभव होगा। तो आप सोच भी नहीं सकते हो कि अगर सूर्य ना होगा ना तो इस पृथ्वी पर जीवन ही ना होगा। तो जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है सूर्य से दूरी के हिसाब से जो पृथ्वी है वो तीसरे नंबर का ग्रह है। अगर सूर्य के दूरी के हिसाब से अगर हम क्रम देखें पृथ्वी का तो वो कौन से नंबर पर है, तीसरे। पहले नंबर पर है बुध, दूसरे नंबर पर है शुक्र और तीसरे नंबर पर आती है अपनी पृथ्वी। मैंने आपको पहले बताया कि वो ट्रिक आप याद कर लेना, बहुत ही अच्छी ट्रिक है वो। और आकार के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारी जो पृथ्वी है वो 5वें नंबर का ग्रह है आकार के हिसाब से। सबसे छोटा जो ग्रह है आकार के हिसाब से वो है बुध और सबसे बड़ा जो ग्रह है आकार के हिसाब से वो है बृहस्पति। और हमारी जो पृथ्वी है ना वो 5वें नंबर के पर आती है आकार के हिसाब से। और हमारी जो पृथ्वी है ना वो ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है और बीच में से वो क्या है, उभरी हुई है। तो हम इसको मतलब पूरा गोल नहीं कह सकते, पृथ्वी को पूरा गोलाकार नहीं कह सकते। ये कैसी है, ये भूआब है। जैसे हम संतरा का उदाहरण ले सकते हैं जो कि ऊपर से तो चिपटा होता है और बीच से उभरा हुआ होता है। उसी प्रकार से हमारी पृथ्वी है और इसको हम क्या कहते हैं, भूआब। तो इसका जो आकार है उसको हम कहते हैं भूआब, जो कि पृथ्वी के समान आकार। इसका मतलब क्या है, पृथ्वी के समान आकार। आपको पता है पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि अगर हम अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखें ना तो वो नीली दिखाई देती है। यानी अपनी पृथ्वी पर लगभग 3/4 यानी 75% भाग पर जल उपस्थित है, जिसके कारण हमारी पृथ्वी जो है वो नीली दिखाई देती है। इसी कारण इसको नीला ग्रह कहा जाता है। अब आता है अपना उपग्रह चंद्रमा जो कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। इसके अलावा पृथ्वी का एक भी उपग्रह नहीं है।
ये एक चंद्रमा एकमात्र ऐसा प्राकृतिक उपग्रह है। कृत्रिम उपग्रह तो बहुत सारे होंगे, लेकिन प्राकृतिक उपग्रह एकमात्र चंद्रमा है। तो जो चंद्रमा है इसका व्यास है ना, वो पृथ्वी के पृथ्वी का 1/4 भाग है। चंद्रमा का जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का ओनली फॉर 1/4 भाग है। कितना? 1/4 भाग। और अगर हम चंद्रमा की दूरी देखें ना पृथ्वी से, तो चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर चंद्रमा स्थित है अपनी पृथ्वी से। और सबसे पहले चंद्रमा पर कदम किसने रखा पता है आपको? नील आर्मस्ट्रॉन्ग नामक अंतरिक्ष यात्री ने सबसे पहले चंद्रमा पर अपना प्रथम कदम रखा था। तो जो कब रखा था? 21 जुलाई 1969 को, 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर अपना प्रथम कदम रखा था। अब अगर हम देखें तो आपको पता है दोस्तों, प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की जो गति होती है वो 3 लाख प्रति सेकंड की गति से 3 लाख प्रति सेकंड की गति से प्रकाश जो है वो चलता है। तो इतनी तेज गति से चलने के बावजूद भी जो प्रकाश, सूर्य का जो प्रकाश है, उसको अपनी पृथ्वी पर आने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। यानी मतलब प्रकाश ऐसे गया ऐसे ही चला जाता है, मतलब अपनी आंखों में दिखता भी नहीं है कि प्रकाश कितनी तेज गति से चलता है। फिर भी प्रकाश को, सूर्य के प्रकाश को, मतलब सूर्य से पृथ्वी पर आने में लगभग 8 मिनट का समय लग जाता है। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। मानव निर्मित जो अंतरिक्ष में उपग्रह स्थापित किए जाते हैं वो क्या है? कृत्रिम पिंड है। वो मानव के द्वारा बनाए गए हैं, यानी वैज्ञानिकों के द्वारा बनाए जाते हैं। अपन लोग नहीं बना सकते उपग्रह को, जो बड़े बड़े वैज्ञानिक होते हैं वो बनाते हैं उपग्रह। तो जैसे अंतरिक्ष में हमारे जो भारत के उपग्रह देखे तो इनसैट है, ISR है और इंडोसैट है। ये मतलब 3-4 उपग्रह हैं जो कि अपने अंतरिक्ष में अपने भारत के द्वारा लगाए गए हैं, जो कि एक प्रकार से अपने पृथ्वी का चक्कर ही लगाते हैं। तो एक पॉइंट और याद रखना दोस्तों कि चंद्रमा को अपनी पृथ्वी का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? यानी चंद्रमा को पृथ्वी का चक्कर लगाने में लगभग 27 दिन का समय लगता है, 27 दिन का, जो कि मान लो 1 महीना लगभग। जैसे पूर्णिमा को चंद्रमा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, पूर्णिमा को चंद्रमा पूर्ण अवस्था में दिखाई देता है, और अमावस्या को जो चंद्रमा है वो दिखाई नहीं देता है। उसके बाद उसकी बढ़ती हुई जो कलाएं हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। आप देखना, पूर्णिमा और अमावस्या के बाद चंद्रमा की जो कलाएं होती हैं वो बढ़ती रहती हैं। और एक NCERT में एक पॉइंट और दे रखा है, मैं आपको बताती हूँ। हमारा जो सौर मंडल है वो किस आकाशगंगा में, तो उस आकाशगंगा का नाम क्या है? मिल्की वे, जिसको इंग्लिश में मिल्की वे कहते हैं और हिंदी में कहते हैं मंदाकिनी, जो कि हमारी आकाशगंगा है। आपको पता है दोस्तों, इस ब्रह्मांड में कितनी ही अपनी मिल्की वे या मंदाकिनी की जैसे कितनी ही लाखों अरबों करोड़ों आकाशगंगाएं स्थित है। इन्हीं आकाशगंगाओं से मिलकर अपना जो ब्रह्मांड है वो बनता है। तो इतना बड़ा ब्रह्मांड है अपना। और जैसे इस मिल्की वे जो हमारी मंदाकिनी नामक आकाशगंगा है ना, इसमें हमारा जो सौर मंडल है, सौर परिवार है वो स्थित है। और अपने सौर मंडल या सौर परिवार के जैसे ही इस मंदाकिनी में लगभग कितने ही सौर परिवार होंगे। तो अपने आप सोच भी नहीं सकते कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है। ये ब्रह्मांड है, और ब्रह्मांड किससे मिलकर बनता है? आकाशगंगाओं से। आकाशगंगाएं किससे मिलकर बनती हैं? जितने भी सौर मंडल या सौर परिवार हैं उनसे मिलकर बनती हैं। और जो सौर मंडल है उसमें हमारा कितने 8 ग्रह हैं। तो इन 8 ग्रहों में से जो पृथ्वी है वो हमारा ग्रह है जिस पर हम निवास करते हैं। और इस पृथ्वी पर भी कितने महाद्वीप, महासागर स्थित है। उसमें से हमारा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। और एशिया महाद्वीप में कितने ही देश हैं, उनमें से हमारा देश है भारत देश। भारत देश में कितने ही राज्य हैं, उनमें से हमारा राज्य है राजस्थान। और राजस्थान में कितने ही डिस्ट्रिक्ट, कितने ही जिले हैं, उनमें से हमारा जिला है चित्तौड़गढ़। तो आप सोच भी नहीं सकते हो कि हम जो पिन होती है ना, उस पिन को अगर हम टच करें तो इतनी सी जगह में भी हम निवास नहीं करते। तो ये ब्रह्मांड इतना बड़ा है। मतलब यही था हमारा टॉपिक, सौर मंडल में पृथ्वी। तो इस टॉपिक को हमने बहुत ही रुचिपूर्ण तरीके से पढ़ा। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा।
जाते जाते मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि दोस्तों हमें पढ़ाई ऐसे करनी चाहिए जैसे हमें रटना नहीं चाहिए, रटने की प्रवृत्ति पैदा नहीं करनी है हमारे अंदर। हमको कोई भी चीज़ इंटरेस्ट के साथ समझनी, जैसे सौर मंडल में पृथ्वी, तो पृथ्वी कैसी है, हमें क्वेश्चन करने हैं उत्साहपूर्वक, मतलब जिज्ञासापूर्वक क्वेश्चन करने की पृथ्वी कैसी है, पृथ्वी कैसे घूर्णन करती है तो कैसे दिन रात होते हैं, कैसे सूर्य का चक्कर लगाती हैं, कैसे ऋतुएँ बनती हैं और कैसे आकाशगंगाएँ कितनी सारी हैं, क्या है, अगर रात में तारे दिखाई देते हैं तो सुबह होते वो कहाँ गायब हो जाते हैं, वापस सूर्यास्त होते ही वो तारे दिखने लग जाते हैं। तो ऐसे जिज्ञासापूर्ण क्वेश्चन करने अपने आप से, तो इससे क्या हमारे अंदर इंटरेस्ट जागृत होता है। तो ज्योग्राफी है जो बहुत ही इंटरेस्ट पूर्वक सब्जेक्ट है, इसको आप बहुत ही इंटरेस्ट से के साथ पढ़ना, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी आपको। तो बस यही तक था आज का हमारा सेशन। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो ना तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।